माथापच्ची खूब हो रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही आपस में रूठों को बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को बनाने में लगी हुई, तो वहीं दो लड़के भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये लड़ाई ऑफिशियल तौर पर कितनी है, ये तो आगामी दिनों में ही तय हो पाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर दागे जाएंगे दमदार सवाल, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल भी रहेगा मौजूद। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी ऑल इज वेल नहीं है, तो वहीं संजय निषाद साहब रूठे रूठे नजर आ रहे हैं। अब सवाल, आज की बड़ी बहस के सवाल होंगे। एक नजर डालते हैं उपचुनाव पर, सियासी क्लेश क्यों, राहुल वर्सेस अखिलेश, सीटों पर तकरार, क्या एनडीए में आई दरार, 10 सीटों का रण, किसका पूरा होगा प्रण, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, किसकी बढ़ेगी टेंशन, उपचुनाव में जनता किसे देगी वोट से चोट, ये बड़ा सवाल है। तो सवाल तो बनता है, उपचुनाव पर सियासी क्लेश क्यों, राहुल वर्सेस अखिलेश, सीटों पर तकरार, क्या एनडीए में आई दरार, 10 सीटों का रण, किसका होगा प्रण, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, किसकी बढ़ेगी टेंशन, उपचुनाव में जनता किसे देगी वोट, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं बड़े सवालों के साथ बड़ी बहस की चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। अब दरअसल सवाल ये उठ रहा है, 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन अभी 9 सीटें ही फाइनल हैं। मिल्कीपुर को छोड़कर 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सियासी जो है कई चीजें तकरार देखने को मिले, टिकटों को लेकर हाँ ना की जो असमंजस की स्थिति है। अब एनडीए जो कहती है संयुक्त परिवार की तरह अपनी बात कहती है, लेकिन अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव राहुल में ये सामने निकल कर आई कि सीट शेयरिंग को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति है। वही कमोवेश स्थिति अब एनडीए बीजेपी में भी देखने को मिले। संजय निषाद एक सीट चाहते हैं, लेकिन अभी उनको एक सीट मिलता हुआ नजर नहीं आया। बीच में खबर ये आई थी कि संजय निषाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। अब संजय निषाद कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको समय मिला या नहीं इसको अभी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी में भी कहीं न कहीं ऑल इज वेल नहीं है। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं, 8-10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 8 सीटों पर बात बनी और 8 सीट समाजवादी पार्टी ने ले लिया और 2 सीट गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस की झोली में दी गई। दरअसल शुरुआत में कांग्रेस जो है वो मीरापुर सीट भी मांग रही थी और इसके अलावा फूलपुर मांग रही थी, ये सीट नहीं दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश में 10 में से सिर्फ 2 सीटों के लिए हकदार है? और इससे पहले भी आपने अखिलेश यादव को सुना होगा, एक मंच से, भरे मंच से उन्होंने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यानी क्या अखिलेश यादव बड़ा दिल इसलिए ही दिखाने के लिए कह रहे थे कि जब सीट शेयरिंग होगी तो समाजवादी पार्टी जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर। बहरहाल अब अगर पीडीए की बात करें, अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं। अब पीडीए का फार्मूला आपने लोकसभा चुनाव में देखा और किस तरीके से कारगर साबित हुआ। अब देखने वाली बात होगी उपचुनाव में पीडीए का जो फार्मूला कितना कारगर साबित होगा। इधर संजय निषाद साहब की बात कर ले तो संजय निषाद जो है वो थोड़े अलहदा अलहदा नजर आ रहे हैं, थोड़े रूठे रूठे नजर आ रहे हैं कि संजय निषाद कह रहे हैं एक कम से कम साहब एक सीट तो दे दीजिए। लेकिन अब बात, अभी 9 सीटों पर चुनाव होने, मिल्कीपुर अभी बाकी है क्योंकि कुछ पेच फंस रहा था जिसको लेकर मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि सियासी पार्टियां अब सभी अपने अपने तर्कस से तीर निकालेंगे, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि इस बार क्या 2000 अभी आज देखिए 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में एक होर्डिंग्स भी लग गए हैं अखिलेश यादव के नाम पे कि 27 के सत्ताधीश, इस तरीके कुछ होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार सियासी माहौल क्या चाहते हैं राहुल, ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, सबसे पहले परिचय करा देते हैं, फिर इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अतुल गहलोत नेता बीजेपी हैं और चंचल कुमार
हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता यूपी कांग्रेस के हैं। बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह जी प्रवक्ता निषाद पार्टी के, राजेश मौर्य हमारे साथ राजनीति विश्लेषक हैं जो हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। कुछ पैनलिस्ट अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उनसे भी हम चर्चा में उनको शामिल करेंगे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अजय जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, अजय सिंह जी से, कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? निषाद पार्टी सुप्रीमो संजय निषाद जी एक सीट मांग रहे हैं और अभी उस सीट पर बातचीत नहीं हो पाई। बीच में अभी खबर ये आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। अब वक्त मिला कि नहीं ये आप बताइए, लेकिन क्या क्या है आपकी इच्छा इस बात? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में जिन सीटों पर निषाद पार्टी ने दावेदारी भी की थी, जीत भी हासिल की थी, बहुत ही मामूली अंतर से हम कटहरी सीट हारे थे, लेकिन वो हमारे कोटे की सीट थी। हम लोगों ने बड़ी मजबूती से, तन्मयता से वो सीटें लड़ी और इतनी मजबूती से लड़ी कि वो जवाब देने लायक था, हक से कहने लायक था कि हमने लड़ाई लड़ी है। मझवा सीट ऑलरेडी हम जीत के आए थे, हमारे ही कैंडिडेट अब वहां से सांसद चुन के गए हैं। तो जिन दो सीटों को हमें 2022 में दिया गया था, इसे तो हमें हर हाल में पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को हंसी हंसी देनी चाहिए, खुशी से देनी चाहिए, क्योंकि जिन सीटों पे हम लड़ के 22 में जीते हैं और अच्छी तरह से जीते हैं और लड़ाई को अंजाम दिए हैं, और केवल उन सीटों पे ही नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा भाई और अपने को छोटा भाई बोलते हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके 44 सीटों पे विजय हासिल करवाई थी। उन 44 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को अहम भूमिका जीत में दिलाने के लिए निषाद पार्टी ने अपना किरदार निभाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन सीटों पे हमने फतेह हासिल की, वह सीट में हमारी मझवा सीट है। कटहरी सीट भी हम जीतते जीतते रह गए थे। तो दोनों कोटे की सीटें तो हमें चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा दिल बड़ा करके ये दोनों सीटें हमें वापस देनी चाहिए, ताकि हम अपने को पूर्ण रूप से साबित कर चुके हैं, कर सकें कि हम उसी भूमिका में वास्तव में बने हुए हैं। जी जी ठीक है। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, एक विश्लेषण हो जाए, फिर इसके बाद अन्य प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस को लेकर या समाजवादी पार्टी को लेकर जो बातें कहती रही हो वो अलग की बात है, लेकिन अभी क्या है, निषाद पार्टी को ही मनाना उनके लिए सबसे बड़ी बात हो गई। संजय निषाद जी क्या मानेंगे, क्योंकि वो रूठे हुए। अभी निषाद पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम छोटे भाई की भूमिका में हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कि हमको मौका देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी, ऑल इज वेल होगा सब कुछ? उम्मीद तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सियासत में संभावनाएं बनी होती हैं। और अजय जी का जो कहना है, यकीनन वो सही रास्ते पर है। और ठीक है कि क्षेत्रीय दल है और क्षेत्रीय दल को भी उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और उससे एक नैरेटिव डेवलप होता है, क्योंकि अन्य पार्टियों पर, अन्य सीटों पर भी जो है उसका प्रभाव होता है। और यकीनन मझवा सीट और कटहरी सीट जो है वो अच्छी लड़ाई लड़ी गई है। अब उस जगह पर जो है कहीं न कहीं एक बड़े नेता रहे समाजवादी पार्टी के, लालजी वर्मा जी, तो जीत ले गए, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छी लड़ाई लड़ी गई और समीकरण भी अच्छे हैं। जो सामाजिक समीकरण है वो निश्चित तौर पर अच्छा है, चाहे मझवा हो और चाहे कटहरी हो। और मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व निश्चित तौर पर इसे विचार करेगी और कहीं न कहीं वो प्रयास करेगी कि ये दें। उसका फायदा ये होता है कि चूंकि वो गठबंधन की पार्टी है, गठबंधन की पार्टी को अगर हिस्सा मिलता है तो उसके कार्यकर्ता अन्य जगहों पर भी उत्साह से और ज्यादा प्रचार करते हैं, और वो माइंड मेकअप होता है जनहित का, और निश्चित तौर पर वो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। अगर ऐसा कमोबेश नहीं हो पाता है तो कहीं न कहीं उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, वोट जो है कहीं न कहीं बिखर सकता है। और मुझे याद है कि माननीय योगी जी जो है कटहरी में कई बार दौरा कर चुके हैं, कई बार मीटिंग और कार्यक्रम कर चुके हैं, और एक प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर संजय निषाद जी की जो मांग है वो जायज भी है और होना भी चाहिए, लेकिन अब नेतृत्व को इसको विचार करना है। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि अगर गठबंधन के साथी को कुछ संतुष्ट नहीं किया गया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, तो कहीं न कहीं बिखराव थोड़ा बहुत संभव जरूर हो सकता है। बिल्कुल अतुल, बाकी सपा और कांग्रेस का जो चल रहा है जी 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 उसका भी यही हाल है कि कमोवेश उनको भी लेकर के
कि इतनी बड़ी पुरानी जी, जी। पार्टी जो आपने कही कि कांग्रेस को इतना ठीक बड़ी है। पार्टी उनको मौका मिले, कुछ सीटें मिले, अतुल और इसीलिए गहलोत अभी जी भी हमारे असंतुष्टि साथ है। जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अतुल जी। जी। धन्यवाद। अतुल जी, एक मेरा सवाल देखिए, निषाद पार्टी को लेकर अभी चर्चा हो रही थी कि संजय निषाद जी थोड़े नाराज चल रहे हैं और योगी जी से उन्होंने वक्त मांगा भी। निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि देखिए, हम छोटे भाई की भूमिका में, अगर हम अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, हमें जो सीटों की उम्मीद है वो हमें दे दिया जाएगा। अगर हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, अगर सीटें मांग रही तो क्या कोई दिक्कत है क्या सीट देने में निषाद पार्टी को? ऐसा कुछ बात नहीं है। वो हमारा गठबंधन हमारे साथ गठबंधन में है निषाद पार्टी, और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की गठबंधन पार्टी के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत चल रही है। निषाद जी से लगातार बातचीत चल रही है। और देखो, वो छोटे भाई की भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी की निषाद जी। तो और मैं समझता हूँ कि आज ही ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो लोग बैठ के बातचीत जी। करेंगे किस पे कौन सी सीट आनी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। हेलो जी जी बिल्कुल, हमारे साथ हरिनाथ आधार कार्ड उपाध्याय जी बन भी गया? हैं। उपाध्याय जी, एक सवाल मेरा आपसे कांग्रेस से संबंधित। देखिए, आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, लंबे समय तक देश में आपने सरकार में आप लोग रहे हैं। एक सवाल, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, अभी 9 पे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ आपको 2 सीटें दी हैं और 8 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। बीच में खबर थी कि आप लोग मीरापुर भी चाह रहे थे, फूलपुर चाह रहे थे, उस पर बात नहीं बन पाई और खैर और गाजियाबाद दी गई है। तो क्या अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो है इससे नाराज है, एक्सपेक्टेशन जो था वो फुलफिल नहीं हो पाया, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, इसमें नाराजगी कोई बात नहीं है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी तो उनके जीवन में नाराजगी है ही नहीं है किसी को लेकर, किसने किसी पार्टी को लेकर, चाहे विपक्षी सपा समाजवादी पार्टी तो हमारी इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, 2 सीट मिले, 3 सीट मिले, अभी तो समय भी है, बात हो रही है। जो हमारा उच्च नेतृत्व से अखिलेश यादव जी की बात हो जाएगी, उसका निर्णय हो जाएगा। हम लोगों को जो आदेश मिलेगा वही करेंगे। इसमें हमारे पार्टी स्तर से तो 5 सीट के लिए गई थी, लेकिन जो है 5 सीट नहीं मिल रही है, अगर तो कितनी पे मिल रही है, 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, 4 मिल रही है। तो ये सब जो भी मिल जाएगा। देखिए, हम लोगों का ये उद्देश्य नहीं होता है कि अपने सहयोगियों को ही समाप्त करें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये पहले अपने सहयोगियों से लाभ लेंगे, उसके बाद उनको समाप्त करने का काम करते हैं। चाहे देखिए, अच्छा, बिहार में पिछले चुनाव में नीतीश कुमार आज 42 सीट पर आए, 43, वो नाराज थे कि चिराग पासवान जी को हमको छोटा करने के लिए हनुमान जी बनाकर भेजा गया था अमित शाह मोदी द्वारा। आप देखिए, हरियाणा में जेजेपी खत्म हो गई, जो 10 सीट पाई थी 0 सीट पर आ गई। और वहां पर आंध्र प्रदेश का है, वो पिछले जो जगन मोहन रेड्डी जी की अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। आज उड़ीसा में जो पटनायक जी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते थे, एकदम समाप्त हो गए। तो और इनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार में ही भाषण दिए हैं कि क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएंगी, केवल हम लोग रह जाएंगे। यानी इनका अकेले एकाधिकार चाहते हैं लोकतंत्र में। हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में एकाधिकार नहीं चलेगा। यहाँ पर सभी राष्ट्रीय क्षेत्रीय सभी पार्टियों को उतना ही महत्व मिलेगा, बशर्ते जनता को उनको प्यार मिले। तो हमारी जहां तक बात है, हम इंडिया गठबंधन के लोग जो है, अतुल जी, मैं आऊंगा आपके पास, सुन लीजिए, ठीक है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इनको हमने बुरी तरह से हराया, इनको 33 पर लाकर पटका, जहां पर 79 78 सीट मान रहे थे, और इस तरह से उपचुनाव में भी इनको हराएंगे। अभी 9 सीट पर हराएंगे, बाद में मिल्कीपुर तो हमारा ग्रैंड है, वहां पर जो है, वहां पर तो हमारी विजय होगी ही, जिसको वो अपना मुख्यमंत्री जी और कटेहरी और मिल्कीपुर को बहुत। अच्छा उपाध्याय जी, एक खबर और थी, मैं चाहूंगा इस पर भी आप सही है तो बताइएगा, नहीं तो अगर कुछ मैं सही नहीं कर रहा तो आप करेक्ट कीजिएगा। ऐसा भी है क्या कि कांग्रेस हो सकता है उत्तर प्रदेश में चुनाव न लड़े और सिर्फ इंडिया गठबंधन के पार्ट रहे, ऐसा भी है क्या? ये खबर देखिए पुष्ट पूरी नहीं है, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए भाई, उच्च नेतृत्व जो निर्णय करेगा वो होगा। अभी देखिए, अगर हमको 3 सीट मिल जाती है या 4 सीट मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे। नहीं भी मिलती है तो 2 सीट हमारा अगर स्वीकार करता है उच्च नेतृत्व तो 2 सीट पर लड़ेंगे, और नहीं, एक भी सीट नहीं मिलेगी। हरियाणा में अखिलेश यादव जी ने कुर्बानी दी थी, एक भी सीट नहीं लड़े थे, हम भी नहीं लड़ेंगे। इससे हमारा कोई महत्व कम नहीं हो जाएगा। हम लोगों का मेन उद्देश्य है एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी को
पूरे उपचुनाव में 9 सीट पर, बाद में एक और है मिल्कीपुर, हराना है। हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, जीत महत्वपूर्ण है। मुंगेरी लाल जी के सपने नहीं अच्छे ठीक लगते है, हैं। इसका मतलब आप भारी मन से रहेंगे। अगर हो सकता है कि आप चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, फिर भी एक गठबंधन का जो है संबंध है, तो आप भारी मन से रहेंगे। ठीक है, देखिए जो निर्णय हो जाएगा उसमें भारी मन की कहाँ बात आ जाएगी। ठीक है। अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हेलो, अतुल जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। हाँ, मैं ये कह रहा था, कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था उनकी बात। क्या वो हरियाणा में भूल गए? अत्युत्साहित थे हरियाणा के लिए, 2 लड़कों की जोड़ी हरियाणा में भी गई। इन्होंने अपने गठबंधन पक्ष क्या इन्होंने गठबंधन धर्म निभाया? मुझे ये बताइए। इन्होंने अखिलेश यादव को एक सीट दी, इंडिया गठबंधन में नहीं दी। इन्होंने आम आदमी पार्टी को एक सीट दी, नहीं दी। ये भी तो 629 ये लोग भी तो खत्म करने का काम कर रहे हैं गठबंधन अपने, जो इनके सहयोगी दल है। ये लांछन भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जो भी हमारे सहयोगी दल है, 730629 देखिए किसका है, पहले वाले का किसका है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा कोई संज्ञान देखने में नहीं आता कि वो अपने सहयोगी दल को खत्म कर देता है। ये तो कांग्रेस की पुरानी परंपरा भेजिए कि जो अपनी सहयोगी दल को खत्म करने का काम करते हैं। 90 444 17 133 का। चलिए ठीक है, ये भारतीय जनता। तो अब सियासी दांवपेच लगातार देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही उठता है कि देखिए, अभी निषाद पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि हम छोटे भाई की भूमिका है, बीजेपी को बड़ा भाई होने के नाते बड़ा दिल दिखाना चाहिए। सीट पर, कटहरी सीट पे हम अच्छा कर रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा है, तो हमें टिकट मिल जाना चाहिए। अब कांग्रेस भी अपनी अपनी बातें, प्रवक्ता अपनी बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर रणनीतियां क्या हैं। क्या, अब देखिए बीच में ये खबर सामने आई थी, अब इस पे हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ये खबर थी कि हो सकता है कि कांग्रेस जो है वो टिकट पर। चलिए ठीक है, हमारे साथ ठीक है, आप लोगों की आवाज चली गई थी बीच में, इसलिए माफी चाहूंगा। इसलिए चलिए, मेरा सवाल, अतुल जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद मैं डॉक्टर हरिनाथ के पास जाऊंगा। जी, मैं यह बोल रहा था, कांग्रेस प्रवक्ता जी की बात मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। इन्होंने जो तर्क रखे, इनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी को खत्म करने का काम करती है। हम इनसे पूछना चाहते, हरियाणा में इन लोगों ने क्या किया? कि अपने सहयोगी दलों को खत्म करने का काम किया या नहीं किया? जब इंडिया गठबंधन था तो इनको अपने सहयोगी दलों को सीट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं। हमारा महाराष्ट्र का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन हमने दूसरे को सीट दी है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में चुनाव हुआ, हमने चिराग जी को भी सीट दी, लोकसभा चुनाव में नीतीश जी को भी सीट दी। तो ऐसा थोड़ी है कि जैसे ये कह रहे हैं कि हम सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करते हैं। हम सहयोगी दलों को खत्म करने का नहीं काम करते, हम बड़े भाई की भूमिका में काम करते हैं, हम छोटे भाई का सहयोग करते हैं। और रही निषाद पार्टी की बात, तो हम चलिए ठीक है, आपने कह दिया, यही बात तो अभी हरिनाथ जी भी कह रहे थे। हरिनाथ जी देखिए, अभी अतुल जी कह रहे हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहते हैं और बड़ा भाई हमेशा दिल बड़ा करके ही चलता है। और आप अब इससे पहले भी अतुल जी जुड़े नहीं थे, आप कुछ अपनी बात रख रहे थे, वो बात अगर आप चाहें तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो जी देखिए, हम ये कह रहे थे कि हरियाणा की बात अतुल जी कह रहे हैं। देखिए, हरियाणा में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के एक भी का बहुत जनाधार नहीं है, लेकिन एक सीट हमने दिया था। और आम आदमी पार्टी से मेरा गठबंधन की बात चल रही थी, फिर भी उन्होंने 20 सीट पर किस उद्देश्य से पहले ही घोषित कर दिया। समाजवादी पार्टी वहां लड़ना नहीं चाहती थी, अगर लड़ती जरूर 1-2 सीट मिलता। तो हम जम्मू कश्मीर में गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े भी और इनको बुरी तरह से हराए भी, जिसको जम्मू कश्मीर को जीतने का इनको बहुत घमंड था। ठीक है अजय सिंह जी, ठीक है अजय सिंह जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अजय सिंह जी, अब काफी देर से आप नहीं बोल रहे थे और आप सुने। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ नहीं थे और उस समय आप अपनी बात रख लिए थे। अतुल जी हमारे साथ हैं, अब आप अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि बड़े भाई आपके आ गए हैं। अतुल जी ने भी बहुत खरी बात कही है और उनकी बातों से मैं 100% सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में आप लोग पहले से काम कर रहे हो, और जो भी चुनावी रणनीति बड़ा भाई बनाता है, छोटे भाई उसको पीछे पीछे चलता है। और यकीन मानिए,
भारतीय जनता पार्टी ने जो उदारता, जो दिल अपना बड़ा करके काम किया है, जितनी सीटें 2022 में हमको दी थी, वो हमारे इच्छा के अनुकूल थी। और उन इच्छा के अनुकूल चलने के बाद हमने जितना रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी हमसे चाह रही थी, उससे ज्यादा हमने उनको जीत के सीटें दी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अतुल जी ने बात कही कि बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कहीं भी कोई चीज ऐसा नहीं है कि कोई उसका सुन के या बता के उसका जो है लाभ ले। हम आपको पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ 3 दिन से दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। उन्हें लगातार सूचना आ रही है, मैं निरंतर उनके संपर्क में बना हुआ हूं, और उनके पास जो सूचना मिल रही है वो बड़ी ही तार्किक, बड़ी ही सार्थक और बड़ी ही मतलब सामंजस्य वाली सूचना। वो सारी सूचनाएं सामंजस्य वाली हैं। हमें निश्चित तौर जो हमने 2022 में लड़ा था और 2022 में लड़के जो जीत हासिल किया था हम, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले सियासी दलों में माथापच्ची खूब हो रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही आपस में रूठों को बनाने में लगे हुए हैं। बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी को बनाने में लगी हुई है, तो वहीं 2 लड़के भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में देखिए, अभी प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे और प्रवक्ता लोग अपनी बात रख रहे हैं, नेता लोग अपनी बात रख रहे हैं, उनका जो है बातें अपना क्लियर है। अभी आप अजय सिंह जी को सुन रहे थे। अजय जी कह रहे थे कि नहीं ठीक है, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है, तो उनका जवाब भी अतुल गहलोत जी ने दिया है। चलिए ठीक है। अजय जी, आपकी बात नहीं आ पाई थी बीच में, अभी फोन पर बात होने लगी थी जिसकी वजह से आवाज चली गई थी। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए अभी, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता फोन पे बात करने लगे थे जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया था मामला। ठीक है, बोलिए। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सारी समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, और हम लोग सामंजस्य बना के यह उपचुनाव जो 10 सीटों पे होना था अब 9 पे हो रहा है। और इन 9 सीटों के जो 2 सीटें हैं जिस पर अपना निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना के 2022 में चुनाव लड़ा था, और बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया था कि हम गठबंधन के दल हैं, छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका में हैं। निरंतर हमारा और उनका सहयोग बना हुआ है। माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी 3 दिन से दिल्ली में हैं और वह शीर्ष नेतृत्व के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग इस निर्णय पर होंगे कि यह दोनों सीटें हमें जीतने को मिलेंगी, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को सकारात्मक जीत दे करके हम लोग यह संदेश देंगे कि हमारा गठबंधन सफल गठबंधन है। चलिए ठीक है सर। चंचल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आप देर से जुड़े हैं, एक विश्लेषण ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। राजेश मौर्य जी, एक विश्लेषण अभी आपने सभी को सुना, कांग्रेस को भी आपने सुना और निषाद पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना और बीजेपी को भी आपने सुना। इन जो भी बातें निकलकर सामने आई, क्या आपको लगता है? मुझे तो यही लगता है कि चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता कहे हो या निषाद पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हो, अगर हम राजनीति में हैं, सियासत में हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम चुनाव जरूर लड़ें।
चुनाव से दूर नहीं रह सकते और कोशिश तो ये रहेगी कि हर हाल में हमें सीटें मिले। कांग्रेस का प्रवक्ता का ये कहना कि हम हरियाणा समाजवादी पार्टी नहीं लड़ी, हम भी ऐसा कर सकते हैं या ऐसा हो सकता है, तो ऐसा कहा तो जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जब हम राजनीति में हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, तो हम जरूर चाहते हैं कि अपेक्षा के अनुरूप हमें मिले। अब परिस्थितियां तय करती हैं और शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है विचार करके कि क्या वास्तव में इतनी सीटें वहां दी जा सकती है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है, इस बात को समझना जरूरी है कि ये उपचुनाव सपा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। जैसे मैंने अभी बताया कि कटेहरी सीट पर और कई अन्य सीटों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार जाके बैठ के कर चुके हैं, तो वो इसीलिए किए हैं कि एक ये चुनाव जीत करके, उपचुनाव जीत करके 2027 की रणनीति के लिए एक आधार बनाना चाहते हैं और वो नैरेटिव डेवलप करना चाहते हैं। यही चीज इंडिया गठबंधन भी चाहती है और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अभी तक जो हुआ है, जो न्यूज है कि 2 सीटों तक ही सीमित रखा है, जबकि कांग्रेस की मांग 4 सीटों की रही कि हमें कम से कम इतना मिले, सम्मानजनक हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4 सीटें समाजवादी पार्टी देगी। ठीक है, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी इस बात को सोच रहे हैं कि हर हाल में जो जीत का प्रतिशत है। चलिए अब चंचल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर एक जवाब ले लेता हूं, क्योंकि चंचल जी थोड़ा लेट जुड़े हैं। अगर होते तो कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनते, उनकी क्या इच्छा थी चंचल जी, लेकिन मैं उनकी बात रख देता हूं, फिर इससे आपको आइडिया हो जाएगा, आप जवाब दीजिएगा। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी भी जुड़े थे। हमने उनसे सवाल पूछा, देखिए 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, 2 सीटों पर कांग्रेस को दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन अलायंस के पार्ट होने के नाते। वो कह रहे थे अगर हमको 4 सीटें मिल जाती तो बेहतर होता ना। और इस बीच में अभी ये खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में थोड़ी इस टिकटों को लेकर सामंजस्य नहीं बन पा रही। कैसे सामंजस्य बैठेगी चंचल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, लेट से जुड़ पाया हूँ और आपके सभी पैनलिस्ट साथियों को मेरा नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, कांग्रेस की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश में, हम लोग इंडिया अलायंस के साथ में हैं और जो भी आप लोग कयास लगा रहे हो, जो भी हमारे उपाध्याय जी बोल के गए हैं, मैं तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर है, शीर्ष नेतृत्व लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम इंडिया अलायंस के लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे। विजन बड़ा है, मिशन बड़ा है, क्योंकि इन फिरका परस्ती ताकतों को, जिन लोगों ने भाईचारे का, गंगा जमनी तहजीब को जो है बिगाड़ने का काम किया है, आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोग परेशान ना हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारा नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी, हर क्षेत्र में जो है इस सरकार ने जो है समझिए कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर दुश्वारियां नहीं है। मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस हो सकता है आपने, जैसे कि हमारे मौर्य जी ने बहुत सी बात कही कि हर कोई चाहता चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो आपसी सामंजस्य के तहत वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा होगा अजय भाई ने भी ये बहुत अच्छी बात कही कि आदरणीय संजय निषाद साहब लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से आप बीजेपी के अंदर अगर आप देखें तो कितनी उठापटक है, कितनी सारी चीजों में मतभेद है। आप सोचो 2 दिन में, अगले 2 दिन में ही अपने लास्ट नॉमिनेशन है, अभी तक बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो भी चाहते हैं कि भाई हम जो है सारी सीट चुनाव लड़ें, और जो है आपके घटक दल भी चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजों को मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि हम लोग जो है बीजेपी के लोग, मुख्यमंत्री जी दहशत में हैं, क्योंकि 10 सीटों पे चुनाव होने थे, 1 सीट पे चुनाव नहीं करा पाए। आपने देखा वो मिल्कीपुर जहां पे मुख्यमंत्री 3 यात्राएं कर चुके हैं और ना जाने कितने झांसेबाजी, जुमलेबाजी उन्होंने पेश कर दी है। कटहरी में तो प्रभारी भी बनाए गए थे वो। अब इसमें एक बात खुल करके सामने आ रही है कि 2 सीटों पे मुख्यमंत्री जी प्रभारी थे, एक मिल्कीपुर और कटहरी की, और एक मिल्कीपुर में चुनाव करा नहीं रहे, और कटहरी में मेरा ख्याल है कि हमारे अजय जी की पार्टी को शायद टिकट मिल जाए तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई दाग धब्बा ना लगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी भी बच जाना चाहते हैं। और बीजेपी के लोग, जो वहां वाला इंजन, दिल्ली वाला जो इंजन है, वो भी चाह रहा है कि कम से कम फंसाया जाए मुख्यमंत्री जी को। अब ये दोनों इंजन आपस में टकरा रहे, इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करा दूं कि आज बीजेपी की हालत ये हो गई है कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे।
अब प्रत्याशी नहीं मिलने, किसको लड़ाएं, किस तरीके से मान सम्मान चलिए बचे, ठीक है। ये हालत है अतुल जी, बीजेपी इसका की। जवाब आप जान दीजिए कि प्रत्याशी नहीं मिलने चंचल जी कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने पत्ते खोले नहीं और ये आपसे थोड़ा आगे पहले अपनी बातें रख दिए और इन्होंने पत्ते खोल दिए, अब आपको प्रत्याशी नहीं मिलने, अब इसका तो जवाब बनता है अतुल जी। देखो, जिस पार्टी में उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, इच्छाएं ज्यादा होती हैं चुनाव लड़ने की, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई हमारी कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है जैसे समाजवादी की हुई, सपा की हुई, कांग्रेस की हुई, जहां एक व्यक्ति निर्णय लेता है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी है, यह एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी हमारे संसदीय बोर्ड में फैसला होता है सर्वमान्य रहता है। एक एक सीट से हमने पैनलों में नाम मंगाए, वहां से नाम आए, जो कार्यकर्ता इच्छुक थे उनके नाम गए। अब हमारा ये पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है वो डिसीजन कर रहा है कि कौन से अच्छे कार्यकर्ता को अपना चुनाव लड़ाया जाए उस सीट से। तो इसमें डरने और घबराने की चिंता वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि सपा के हमारे नेता बता रहे हैं। और रही सपा की बात, सपा तो वह जर्जर ढांचा हो गया है, जैसे बाबरी जो ढांचा गिरा था ऐसे ही ये सपा एक ढांचा बन गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के लोग इसको भी ढांचे को गिराने का काम इस उपचुनाव में करेंगे। और मैं समझता हूं कि 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जीत रहे हैं आश्वस्त। चलिए अतुल जी, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं नेता से, जब मैं सवाल पूछता हूँ वो हमेशा कहते हैं हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, मतलब हमेशा 24/7 आप चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी देरी में क्यों? आप लोग थोड़ा पीछे कैसे हो गए? समाजवादी पार्टी तो पहले ही आ गई, उसने पत्ते भी खोल दिए, उम्मीदवारों के नाम बता दिए, इस बार आप मोड में कम है क्या? नहीं, देरी का मामला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता एक एक सीट पे भरमार है, लोग उम्मीदवार बनने के लिए भरमार अपने बायोडाटा दे रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि कौन सा हमारा कार्यकर्ता अच्छी पोजीशन पे वहां निकाल सकता है, तो उसमें देरी और ना देरी होने का कोई विषय ही नहीं है। और मैं अजय जी तो कह रहे कटहरी सीट पे पिछली बार उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, इस बार टिकट दे दीजिए। बहुत अच्छा था। अजय सिंह जी कह रहे थे कटहरी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका था, और आप रिफॉर्म वाली बात करते हैं आप लोग, तो कहते रहे अजय जी, कहते रहे। क्यों अजय जी? 100% मैं कटहरी सीट जीत के देने वाला हूं। और नहीं, जो हमारा सहयोगी मुझे दल 10 सेकंड का जवाब है वो 10 हमें सेकंड। सीट जरूर हाँ, चंचल जी आऊंगा। पूर्ण विश्वास है। जी, निश्चित तौर पे हम लोग दोनों सीट जीत के देंगे। और हम जीत के लिए सीट मांगते हैं, केवल कहने के लिए। जब भी हम सीट मांगते हैं तो जीत के लिए मांगते हैं। ठीक है। अभी जैसा कि चंचल जी हमको बता रहे थे कि 3 दिन से जो है संजय निषाद जी वहां पर बैठे हैं, तो और संगठन जब बड़ा होता है, मुखियाओं का रोल बड़ा होता है, तो वहां समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है, और बहुत बड़े संगठन में बहुत सारे कोर होते हैं, जहां सभी कोर को नॉक करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, उन सभी के पास डॉक्टर संजय निषाद जी की हाजिरी लग चुकी है। सभी ने सकारात्मक संदेश दिया है, और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल शाम तक हम लोग निश्चित तौर पर डिसीजन और पे आ जाएंगे। अतुल जी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्मार्टली तरीके से बचा ले रहे हैं, कवर अप कर ले रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहां से जब बात पड़ रही है ना, तो आप तुरंत एक दूसरे को बहुत स्मार्टली तरीके से टैकल कर रहे हैं ना। आप उनको काट रहे हैं ना, ये आपको काट रहे हैं कि नहीं ठीक है भाई, ठीक है, बड़े भाई छोटे भाई की बात जो है वो ये मेंटेन किए हुए डेकोरम। ठीक है चंचल जी कुछ कहना चाह रहे थे। छोटे भाई को कभी अरे ठीक है, मैं देख रहा हूँ आप लोग मेंटेन किए हुए हैं, मैं तो कह तो रहा हूँ। चंचल जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए चंचल जी। और मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जो टिकट बंटवारे होंगे इसमें हम अपने छोटे भाई को साथ लेके चलेंगे। ठीक है। देखिए, एक बात जो आपने कहा कि 24/7, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 24/7 केवल इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, कैसे झांसेबाजी जुमलेबाजी पेश की जाए जिससे लोग गुमराह हो सके, जिससे हमें। आपने देखा कि बहराइच में सत्तारूढ़ का विधायक कितनी गंभीर आरोप लगाया, और आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, बीजेपी का सत्ता का विधायक योगेश वर्मा, जिसको सरेआम मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति लतियाता है, और सुनिए इस लेवल पे लतियाता है कि वो भी 10 दिन तक बेचारे वर्मा जी अपनी FIR नहीं लिखवा पाते हैं।
और वो भी जाके दिल्ली भी रोते हैं, लखनऊ भी रोते हैं, तब जाके एफआईआर लिखी जाती है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये भाजपाई उनके खिलाफ एफआईआर हो जाने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, न तो उनके घर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि पिछड़े समाज का व्यक्ति पीटा गया है, पीडीए का व्यक्ति पीटा गया है। और पटेल समाज के लोग पूरे प्रदेश में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर चल रहा है कि हमारा जो समाज का विधायक है बीजेपी में, उसकी यह हैसियत है कि पब्लिक प्लेस में पिटने के बाद उस अवधेश सिंह का सम्मान समारोह होता है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इतनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमको लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि विधायक सरेआम पीटा जा रहा है, और पीटने के बाद जो है पिछड़े समाज का व्यक्ति, पिछड़े समाज के जो नेता है बीजेपी में, किसी की हैसियत नहीं थी कोई बोल दे। ये बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर है। और अजय सिंह, आप मुझे बता दीजिए, अवधेश सिंह के खिलाफ क्या बुलडोजर चलना चाहिए था? देखिए, नहीं चला पाएंगे, मैं जानता हूं। क्या उनको जेल जाना चाहिए? की यहाँ कैसे आई? सुनिए, नहीं अजय भाई, आप मुझे एक बात बताइए, 1 मिनट 10 सेकंड, आप मुझे एक बताइए, बड़े भाई आप हैं, बड़ी ईमानदारी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप बताओ, विधायक तो एक सम्मानी पद है, जहां हमारे बेचारे, सुनिए, हमारे जो अभी जो अपने विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक रूल पास किया है कि विधायक जहां जाएगा, चाहे डीएम हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, उसको अपने बराबर में बैठाएगा। बराबर में बैठाने की कौन कहे? वो बेचारे अपना एफआईआर कराने में 10 दिन लग गया उनको। आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में है, और हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं 1-2 उदाहरण नहीं है, अगर आपने देखा होगा, इस उत्तर प्रदेश का आज से पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। चाहे वो आप बताओ, बहराइच का खुद का विधायक बीजेपी का, हम तो लगा ही रहे थे, कह ही रहे थे, लेकिन खुद विधायक ने आरोप लगाए कि सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया है। जी बताइए। ठीक है, तो जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर राजेश जी मैं आपके पास आऊं। कोशिश की जा रही है हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने देखिए अतुल भाई, मैं जानता हूं आप लोग बाबरी, पाकिस्तान, शमशान, रमजान, अमजान, कब्रिस्तान के अलावा नहीं बात कर पाते। बाबरी आप 2 बार यूज कर चुके हो। बच्चों से गलतियां हो जाते हैं, वो अरे बच्चों की गलती की बात आप कर रहे हो अतुल भाई। आप जिन श्रद्धेय नेताजी के बारे में बात कर रहे हो, उनको पद्मश्री से किसने नवाजने का काम किया? नहीं, मैं उनका सम्मान मुझे बताओ, जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, जिन्होंने अरे फिर वही बात, राम भक्तों पे जिसने गोली चलवाई, नृपेंद्र मिश्रा उस समय मुख्य सचिव थे, उनको तो आपने श्री राम मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया है, और उनके बेटों को भी जनता ने हराया है, उनके बेटों को भी जनता ने हराया। आपको जानकारी होनी चाहिए अतुल जी कि मुख्यमंत्री से पहले, अतुल जी आज हम उपचुनाव में बात कर लेते हैं। देखिए अतुल जी देखिए, चंचल जी आज के करंट परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। ठीक है, वो बातें सबके सामने, सबको पता है। आज के करंट परिप्रेक्ष्य में चंचल जी बात करते हैं ना, आप लोग आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर, देखिए अपनी अपनी बातें। उधर निषाद पार्टी नाराज थी, तो इधर कांग्रेस वाले नाराज हैं, तो नाराजगी दूर करने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, और आप लोग फिर वही बाबरी पे बात कर रहे हैं, फिर ढांचे पे बात कर रहे हैं। नहीं पहुंच पाते हैं, मैं जानता हूं ये लोग उसके अलावा डिबेट नहीं करना चाहिए। मैंने सवाल पूछा क्या कि अवधेश सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो भाग गए, बाबरी मस्जिद पर पहुंच गए, आप पहुंच गए, राम मंदिर पे पहुंच गए। अरे मेरे भाई, करंट के जो इशू हैं, करंट के देखिए सर, करंट मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जो बीत गया उस पर बात करने कोई जगह नहीं, तो सबको पता है। और एक ही बात जो है, आप बार बार वही करेंगे तो डिबेट में कुछ नया नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो अपराधियों को खत्म करने का काम किसने किया? पहले जंगल राज हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में। अब राम राज्य है उत्तर प्रदेश में। माताएं बहनें बाजार भी निकलने से संकोच नहीं करती हैं। पहले का जमाना था, 5 बजे के बाद माताएं बहनें बाजार नहीं जाया करती थी, क्योंकि उनको पता था कि बदमाश उनको मार देंगे, यहाँ लूट हो जाएगी। चले ठीक है, राजेश मौर्य जी, मेरा एक सवाल, ठीक है राजेश जी, ठीक है चंचल जी, ठीक है चंचल जी, राजेश जी मेरा एक सवाल आपसे, ठीक है अतुल भाई का, आप 10 सेकंड जवाब दूंगा। जी जी बोलिए। आप मुझे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अगर आप बात करते हो तो हंसी आती है। मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। आपको याद होगा अतुल भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या 2012 से पहले, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोई गरीब परिवार का बेटा पिटता था, जब बड़े लोग, संभ्रांत लोग पीट देते थे, वो बेचारा गरीब आदमी थाने नहीं पहुंच पाता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन ऐसा था, विजनरी इंसान थे, उन्होंने डायल 100 लेके आए। आज एक भाई, एक गांव का किसान, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो गरीब क्यों ना हो, वो फोन करता है, 100 नंबर जो पहले आती थी वो ईमानदारी से काम करती थी। बाबा ने क्या कर दिया? नाम बदल दिया। सुन लीजिए ना भाई, पास सुन लीजिए, बाबा ने क्या किया? नाम बदल दिया, 112 कर दिया। आज 112 भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चैलेंज करता हूं, आप पता कर लो, अभी 112 फोन कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। दूसरा, वुमेन पावर लाइन, आप जब हमारी बहनों बेटियों की घटना घटती थी, उनको थाने जाना पड़ता था।
दरोगा बोलता था क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ, क्या क्या हुआ, उसको कितनी बार विजित होना पड़ता था। और पता है आदरणीय अखिलेश यादव जी का ऐसा विजन था कि उन्होंने 10-90, आज एक हमारी बहन का घटना घटती है तुल्ली, आप यूपी में अगर रहोगे 10-90 फोन करोगे तो सारी ट्रैकिंग वो आपके घर से हो जाएगी। ये आदरणीय अखिलेश यादव के दिन है। आप मुझे बताओ बाबा ने क्या काम किया है। डायल 100 की बिल्डिंग आप देखे हो, डायल मिल आप देखे हो, आप सिग्नेचर बिल्डिंग देखे हो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ के अंदर बनी है, आप देख लोगे तो एक बार दिल से अखिलेश यादव धन्यवाद करोगे। करते हैं बीजेपी के लोग, अजय भाई बैठे हैं, कभी दिनेश्वर मिश्रा पार्क जाते होंगे तो दिल से अखिलेश यादव धन्यवाद करते हैं, मैं जानता हूं। चलिए अजय जी मौर्य आप नहीं बोल बैठे, दीजिए। आप भी अजय जी चले मेरा जाओ, सवाल है, दूसरा ठीक है धन्यवाद ठीक है करोगे। ठीक है चंचल जी गोमती आपकी रिवर बात फ्रंट आ से गई। लेकर इतने बड़े बड़े काम हुए, ठीक है और मैं आपके चैनल के माध्यम चलिए से ठीक है, चैलेंज मैं कर एक देता हूं जवाब मैं कि अजय जी कोई से लूंगा। काम, ठीक है सुनिए, एक कोई अतुल जी काम मुझे आप पता बता है, दो और जिसमें अजय लखनऊ जी के भी अंदर पार्ट मुख्यमंत्री जी ने सत्ता के शिलान्यास पार्ट किया है। हो, और जिसका उद्घाटन किया हो। अजय जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप लोगों पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, और इसका जी जवाब मैं जी चाहूंगा एक बार आप दीजिए, फिर अतुल जी मैं आपके पास आऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर को देखिए लेकर क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए वाजिब सी बात है, जो विरोधी दल होते हैं उनके पास कोई ना कोई एजेंडा ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे खींचने का काम करते हैं। और एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो उदाहरण दिया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो उदाहरण दिया है, वो काबिले तारीफ नहीं है, वो विश्वव्यापी काबिले तारीफ है कि पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो चुके वो लोग जो एंटी सोशल तरीके से काम करते थे। आप जरा बताइए कि निरंतर योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए काम कर रही है कि सुशासन और रामराज्य कैसे आएगा। आप निरंतर देखिए सुशासन और रामराज्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। आप एक जनमत सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए कि अजय भाई निरंतर हम विधायक को लोग पीट करके आएगा क्या? आज हम लोग पिछले निरंतर समाज के विधायक को निरंतर पीटोगे तब आएगा निरंतर सुशासन। माननीय योगी आदित्यनाथ आप ने जो अगर काम हिम्मत होती किया कार्रवाई है करते वो मुख्यमंत्री निश्चित खजाती तौर अवधेश के पे खिलाफ। जनमानस के हित में है, जनमानस के हित में है। बेटी बहू इज्जत सम्मान सब बचा हुआ है, और सबके साथ निरंतर हम लोग सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार काबिले तारीफ है, और ऐसी सरकार निश्चित तौर पे 2027 में चलिए प्रचंड ठीक मतों से है। जीत के राजेश दोबारा आने राजेश जी मेरा एक सवाल, देखिए आप तो किसी पार्टी से नहीं है, तो एक विश्लेषण इस पर हो जाए। अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष बहुत सवाल खड़े करते हैं, तो मैं चाहूंगा आप बताइए समाजवादी पार्टी के समय में लॉ एंड ऑर्डर कैसा था और अभी कैसा है, क्योंकि आप एकदम निष्पक्ष बताएंगे, क्योंकि आपके पास कोई बाध्यता नहीं है। बोलिए। मैं 2-3 और मुद्दों पे आ रहा हूँ इसके साथ साथ जो आपने प्रश्न किया है। पहला कि जो 2 दिन और बचे हुए हैं नामांकन होने के लिए, और भाजपा जो 24/7 पे एक्टिव रहती है चुनावी मोड में, आखिर कुछ तो वजह है जिसकी वजह से इतना वक्त लग रहा है नाम घोषित करने में। और क्षेत्र में भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएं जो चुनावी क्षेत्र है इस समय विधानसभा के, वहां के लोग असमंजस में टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं होने वाला क्या है, आखिर आ कौन सा प्रत्याशी रहा है। और प्रत्याशी की जो को चयन है वो जरूर हर पार्टियां कोशिश करती है कि हमारा जिताऊ प्रत्याशी आए। उस बाकी जिताऊ प्रत्याशी लाने के लिए अन्य सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए जाते हैं, किनारे कर दिए जाते हैं। और यही बात अभी कांग्रेस का भी इशू बचा हुआ है। तो दोनों जगह ये स्थितियां कमोवेश जारी है, यद्यपि सपा इसमें आगे बढ़ चुकी है और उसका जो पीडीए का फार्मूला चल रहा है उस पे उन्होंने पूरा काम किया। और कहीं न कहीं इस चीज की वजह से बीजेपी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अपने प्रत्याशी के चयन में कहीं न कहीं सामाजिक समीकरण और सामाजिक न्याय की चीजों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, और उन्हें अपने उसी अनुसार प्रत्याशी घोषित करने पड़ेंगे, चाहे आज रात करें या कल सुबह करें, लेकिन ये करना पड़ेगा। दूसरी बात एक आती है कि जो ये डिबेट का जो चीजें रही हैं, जिस तरीके से इस समय परिस्थितियां चल रही हैं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में, और जिस तरीके से प्रत्याशी घोषणा करने में इतना लेट हो रहा है, कहीं न कहीं गाहे बगाहे जो मूल मुद्दे थे चुनाव के, चुनावी मुद्दे गायब हुए। और यकीनन एक बात तो सपा प्रवक्ता की माननी पड़ेगी, जो फील्ड में दिख रहा है, कहीं न कहीं योगी जी जो लगातार प्रभारी बन के आ रहे थे और जिस तरीके से एक्टिव मोड में उन्होंने काम किया, उसमें जो शिथिलता आई है उसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर हो सकती है, और इस पे बीजेपी की कोई रणनीति हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे कोई न कोई वजह तो है। रही बात एनसीआरबी के आंकड़े सपा गवर्नमेंट का, और ये इस बात के लिए बधाई के पात्र तो रहेंगे कि डायल 100 हो या 1090 हो, ये हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी किया है। लेकिन इन्होंने बुलडोजर की प्रथा की, इंस्टेंट न्याय देने की कोशिश की, तो यद्यपि उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट का जो लगाम लगी या जो भी परिस्थितियां बनी वो भी हुआ। कहीं न कहीं जस्टिस के लिए बुलडोजर प्रथा
हर जगह लागू नहीं की जा सकती, वो एक्सेप्शन अपवाद में हो सकता है। लेकिन अगर हम बुलडोजर प्रथा लगातार लगाएंगे तो न्यायपालिका की फिर अहमियत कहाँ रह जाएगी। और लोकतंत्र में जनता के अंदर भरोसा होना चाहिए कि कानून का हम सम्मान कर सकें, और ये भरोसा कभी कभी चला कुछ समय तक, लेकिन फिर बीच में कहीं न कहीं वो डामाडोल हुआ है। और उसी की वजह से न्यायपालिका को भी आगे आना पड़ा, लोगों ने रिट भी दायर की, और आज जो है इस पे गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट का आया, और ठोकों वाली जो नीति हुई, कहीं न कहीं इनकाउंटर बढ़े हैं। इनकाउंटर जरूरी कई बार हो जाता है, ऐसी परिस्थितियां होती है, लेकिन वो भी अपवाद में होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका और राजनीति की जो शासन है, इनके बीच का जो समन्वय है, अगर वो समन्वय गड़बड़ाता है तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिससे अंततः जो गाज गिरती है वो आम जनमानस और गरीब जनता पर होती है, जो पीड़ित परिवार होते हैं। चलिए ठीक तो है, न्यायपालिका की ठीक है राजेश जी, आपने चंचल जी के मन की बात कही, नहीं तो चंचल जी बीच में टोक देते। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं कुछ नहीं बोले, ठीक है अतुल जी, मैं जनहित की बात है कि अतुल जी, ठीक है अतुल जी, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। देखिए बुलडोजर एक्शन को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, अतुल जी इस पर जवाब दीजिए। इंस्टेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई कि नहीं, बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। बुलडोजर एक्शन क्या हर जगह स्वीकार है? ठीक है राजेश जी, ये जो आपने सवाल उठाया, मैं अतुल जी से और अजय जी दोनों से मैं पूछूंगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जब गुंडों का राज हुआ करता था, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था, मुझे ये बताइए, जब बदमाश निहत्थे लोगों को मार देते हैं, निहत्थे लोगों को जो मारते हैं और उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल पैदा करने की जो कोशिश लोग करते हैं, यदि हम उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, लोकतंत्र में लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। न्यायपालिका का फिर वजूद उसका कहाँ रह जाता है? जो गरीब 50-50 साल तक मुकदमा लड़ता था, हम कानून का सम्मान करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा तो जी एक बहुत प्रैक्टिकल बात, ठीक है, मैं चंचल जी मैं पूछ लेता हूं, फिर आप बोलिएगा। किसी परिवार का एक सदस्य अपराधी प्रवृत्ति का अगर हो सकता है तो बाकी तो लोग नहीं है ना? हो सकता है कि कोई अपराधी प्रवृत्ति का अन्यों को आप सजा दे रहे हैं, परिवार का सदस्य जो रह रहा है, ऐसा भी तो सवाल उठता है कि क्यों? अब जो हमने जो बुलडोजर की जो कार्रवाई की है, वो जो एलएमसी की सरकारी जमीनों पर जो बदमाशों ने जो कब्जा कर रखा था, उसको तोड़ने का काम किया। जो बदमाशी से जो कमाई गई संपत्ति को, उसको तोड़ने का काम किया। हमने उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर को हमारे पूरे देश के लोग मॉडल मानते हैं। यदि हमारा लाइन ऑर्डर अच्छा नहीं होता तो हम दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चलिए चंचल जी बोल लीजिए, फिर अजय जी मैं आपके पास ठीक है, कम शब्दों में बोलिएगा। अतुल भाई दिल के साफ व्यक्ति हैं, लेकिन अब पार्टी ऐसी है कि सब सारी बातें बोलनी पड़ती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं सुनिए, नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए। देखिए इस शासन में बुलडोजर की दो आंखें, वो देखती है कौन से जाति का, कौन से धर्म का, कौन से संप्रदाय का है। वो बुलडोजर जो इनका है, मैं अगर आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, बीएचयू आईटी में एक बिटिया के साथ जिससे दरिंदगी की तीनों आईटी सेल के बीजेपी के लोग, ये बताओ अतुल भाई, उनके घर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप मुझे बताओ, टेनी मिश्रा का बेटा जिसने सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? आप मुझे बता दो कि चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ जिस बिटिया ने आरोप लगाए थे, उस बिटिया को जेल में डालने का काम किया आपने, उनके यहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? आपको चौथा उदाहरण, कुलदीप सिंह सेंगर का आपने नाम सुना होगा, सदैवता व्यक्ति था, उसके भी घर आपका बुलडोजर नहीं चला। और इतने नहीं, वो अवधेश सिंह के खिलाफ भी नहीं चलेगा, और जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ आपका बुलडोजर नहीं चलता है। चलाना है तो सबके लिए बराबर चलाओ। सुनिए अब आता हूं 10 सेकंड में भाई, 10 सेकंड में अतुल भाई, 10 सेकंड। आपको याद होगा नोएडा में एक घटना हुई थी अजय जी, जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर था, उसके खिलाफ पुलिस ने फेक एनकाउंटर करके उसको मारा, जबकि सारी चीजें कोर्ट में हो गई, उसके सारे जवाब भी आ गए, वो अभी भी बेचारा ऑन बेड है, उसका इलाज चल रहा है। बीजेपी के लोग आश्वासन दिए इतना मिलेगा, उतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे। आज भी परिवार संघर्ष कर रहा है। यही उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी की हत्या होती है, लखनऊ के अंदर फेक एनकाउंटर होता है, उसके परिवार को यही बीजेपी की सरकार 1 करोड़ रुपए देती है तुल्ली। इसके अलावा उसकी पत्नी को गेस्टेड ऑफिसर बनाती है, और वो जितेंद्र चलिए ठीक है सुनिए, आपकी बात है, प्लीज सुन लीजिए।
एक कौड़ी भी उसको नहीं मिला। उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया, लिखते हुए सुसाइड किया कि सरकार में पिछड़े दलितों को न्याय नहीं मिल सकता है। ठीक है, एक एनकाउंटर के मामले में अगर आपकी हिम्मत है तो चलाओ ना बुलडोजर चलिए वहां पे, ठीक है। जो पुलिस वाला मारा अजय जी था, फाइनल दिखाओ। कमेंट, ठीक है चंचल जी फाइनल कमेंट में चाहूंगा उपचुनाव को ही लेकर बोले। जी, उपचुनाव देखिए, हम फिर से वही बात कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन बहुत ही प्रचंड मतों से जीत करके आने वाला है। और कल से परसों तक के बीच में जो समय बचा हुआ 2 दिन का, इसमें शीर्ष नेतृत्व और निषाद पार्टी के साथ बैठ करके यह निर्णय ले लेगी कि कटहरी और मझवा सीट निषाद पार्टी लड़ेगी और बाकी के सीटों पर निषाद पार्टी उनको जिताने का काम करेगी। यही हमारी और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है और ये निश्चित तौर पे हम लोग इस प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आने वाले। चंचल जी, आपका और कांग्रेस का क्या भविष्य नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे भी। मेरी शुभकामनाएं अजय भाई के साथ है कि बीजेपी वाले कम से कम इनको 2 सीट दे दें, क्योंकि आदरणीय निषाद जी 3 दिन से लगातार डेरा डाले हुए हैं। आज चौथा दिन हो जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको कम से कम लड़ने वाला काबिल और लड़ने का मजा तब आता है। तो मैं चाहता हूं कि निषाद जी लड़ें, तब मजा आएगा लड़ने में, क्योंकि बीजेपी वाले तो परास्त हैं। चलिए अतुल जी फाइनल कमेंट। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता चुनावों में बता देगी। जो 9 सीटों पर जो उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का कार्य करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। ये जनता वोट की चोट से समाजवादी पार्टी को जवाब देगी और समाजवादी की पार्टी की जो हालत है वो तो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस पे तो अरे ये जनता झांसेबाजी जुमलेबाजी को चलिए अब ये जनता तय कर देगी जनता को क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी बहस में हमने चर्चा की। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और कांग्रेस टिकट को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में है। अब निषाद पार्टी की तरफ से भी 2 सीट मांगे जा रहे हैं, जैसा कि अभी डिबेट के दरमियान निकल कर सामने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। संजय निषाद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि हम छोटे भाई की भूमिका में बड़ा भाई दरिया दिल दिखाते हुए कुछ टिकट दे दे, जैसे कि कटहरी की बात अभी प्रवक्ता कर रहे थे निषाद पार्टी का। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने पत्ते खोलेगी, क्या सहयोगी पार्टियों को भी तरजीह दी जाएगी या बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। अगर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी, तो डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा। लेकिन शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, इसको लेकर थोड़ा हमको और आपको दोनों को इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।